नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता है। उसका बेटा एक डायबिटिक पेशेंट है, साथ ही उसकी अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती। जोन के बेटे का आज बर्थडे होता है, इसीलिए वो तय करता है कि घर जाकर अपनी पत्नी से अच्छे से बात करेगा, किसी भी तरह का कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और जब उसकी वाइफ वर्कआउट कर रही होती है तो वो उसके पास जाता है, उससे अच्छे से बात करता है, जो देखकर उनका बेटा भी बहुत खुश होता है। अब इनके घर पर इनके नेबर्स भी आते हैं। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि धरती की कक्षा में एक कोमेट यानी कि उल्का पिंड पहुंच चुका है जो बरमूडा ट्रायंगल में गिरने वाला है, और जब वो गिरेगा तो उसकी वेव्स दूर दूर तक फैल जाएंगी। जोन अपने घर से बाहर जाता है और तभी उसकी तरफ एक जोरदार हवा का झोंका आता है जो उसी कोमेट की वजह से आया होता है जो बरमूडा ट्रायंगल के अंदर गिरा है। ये हवा का झोंका इतना तेज होता है कि जोन को उठाकर फेंक देता है। उसके घर के खिड़की दरवाजों के शीशे भी टूट जाते हैं। जोन के घर के अंदर जो उसके नेबर्स होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि अब कोई ना कोई बड़ी विपदा आने वाली है। जोन को एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसके परिवार को चुना गया है उस शेल्टर के लिए, यानी कि उस जगह के लिए जहां पर लोग सुरक्षित रह सकते हैं। ये बात जब जोन के नेबर्स को पता चलती है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उनका मानना है कि सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो सब के सब उसके घर से निकल जाते हैं। अब जोन और उसकी पत्नी अपना सामान पैक करते हैं और अपने बेटे को लेकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी उनकी एक नेबर गाड़ी के सामने आ जाती है। वो जोन से कहती है कि मेरी बेटी को भी अपने साथ ले जाओ, पर जोन चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए जोन को वहाँ से निकलना पड़ता है। अब वो एयरपोर्ट पहुँच जाता है जहाँ पर बहुत सिक्योरिटी होती है, चारों तरफ आर्मी होती है, और एयरपोर्ट के अंदर वही लोग आ सकते हैं जिन्हें शेल्टर के लिए यानी कि सुरक्षित जगह के लिए चुना गया है। जोन अपने परिवार के साथ अंदर पहुँच जाता है, पर तभी उसे याद आता है कि वो अपने बेटे की डायबिटीज की दवा यानी कि इंसुलिन को गाड़ी में भूल गया है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम प्लेन में बैठो, मैं अपने बेटे की मेडिकेशन लेकर आता हूँ। वो मेडिकेशन लेने के लिए चला जाता है। वहीं जोन की पत्नी अपने पति के बिना प्लेन में नहीं बैठना चाहती, इसीलिए वो एक आर्मी ऑफिसर से कहती है कि मेरे पति मेरे बेटे की दवा लेने के लिए गए हैं, तब तक हम यहीं पर रुकना चाहते हैं। और यहाँ पर उसकी पत्नी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई होती है। दरअसल प्लेन में किसी भी पेशेंट को एंट्री नहीं होती, जिस वजह से आर्मी ऑफिसर उन दोनों को अपने साथ वहाँ से दूसरी जगह ले जाता है। वहीं जोन को दिखाया जाता है जो मेडिकेशन लेकर एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, पर उसे वहां पर अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं मिलते, इसीलिए वो प्लेन में जाता है। पर प्लेन में चारों तरफ ढूंढने के बाद भी उसे अपनी पत्नी और अपना बेटा नहीं दिखता। जोन को कुछ समझ में नहीं आता, और तभी एक आर्मी ऑफिसर उसके हाथ में मेडिकेशन देखता है और उससे पूछता है कि ये दवा किसकी है। जोन कहता है कि ये मेरे बेटे की है। वो बताता है किसी भी पेशेंट को प्लेन के अंदर एंट्री नहीं है। जोन समझ जाता है कि उसकी पत्नी और उसके बेटे को प्लेन के अंदर एंट्री नहीं मिली, वो दोनों के दोनों बाहर हैं, इसीलिए वो बाहर जाना चाहता है। पर जोन को इसकी इजाजत नहीं मिलती। उसे बताया जाता है कि प्लेन से ना कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। वहीं प्लेन के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे लोग अग्रेसिव हो गए होते हैं। वो प्लेन की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि वो सब के सब अपनी जान बचाना चाहते हैं। वो प्लेन के अंदर आना चाहते हैं। आर्मी वाले उन पर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। चारों तरफ भगदड़ होती है और इसी भगदड़ में एक टैंक से बहुत सारा पेट्रोल निकलना शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ पर आग लग जाती है और एक प्लेन में ब्लास्ट हो जाता है। वहीं दूर से जोन की पत्नी और उसका बेटा ये देख लेते हैं और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि जोन जिंदा है या नहीं। फिर जोन की पत्नी एक पेपर पर लिखती है कि मैं अपने बेटे को लेकर अपनी मोम के घर जा रही हूँ, और वो उस चिट को गाड़ी में चिपकाकर अपनी मोम के घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं जोन को दिखाया जाता है जो गाड़ी के पास आता है, और जब वो उस चिट को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसकी पत्नी अपनी मोम के घर की तरफ गई है, इसीलिए वो तय करता है कि वो उन्हें लेने उसकी मोम के घर की तरफ जाएगा। वहीं जोन की पत्नी एक आदमी से लिफ्ट मांगती है जो इन्हें लिफ्ट दे देता है। गाड़ी में वो पूछता है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हो। जोन की पत्नी बताती है कि हमें शेल्टर के लिए चुना गया था, पर मेरा बेटा डायबिटिक है, इसीलिए हमें प्लेन में बैठने नहीं दिया गया। मैं अपने पति से भी अलग हो गई हूँ, इसीलिए मैं अपने डैड के घर जाना चाहती हूँ। जब इस आदमी को पता चलता है कि इन्हें शेल्टर के लिए चुना गया था तो जोन की पत्नी से कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। जोन की पत्नी कहती है कि वहाँ पर ब्लास्ट हो गया है, हम वहाँ नहीं जा सकते, वैसे भी मेरा बेटा डायबिटिक है। लेकिन वो आदमी जोन की पत्नी को जबरदस्ती गाड़ी से उतार देता है और उसके बेटे को अकेले ही लेकर वहाँ से निकल जाता है। वहीं जोन को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी और अपने बेटे तक पहुँचना चाहता है। तभी वो देखता है कि एक और कोमेट धरती पर गिरा है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। दरअसल धरती पर अब इसी तरह के बहुत सारे कॉमेट्स गिरने वाले हैं, और एक ऐसा भी कोमेट गिरेगा जो पूरी धरती को खत्म कर देगा। जोन अब एक ट्रक तक पहुंचता है जो आर्मी वालों का होता है। ये ट्रक कनाडा जा रहा है और जोन की पत्नी के पिता भी कनाडा में रहते हैं।
इसीलिए वो इस ट्रक में बैठ जाता है। यहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो उसे बताता है कि आर्मी वालों ने एक सेफ जगह बनाई है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है, लेकिन उस जगह के लिए उन्हीं लोगों को चुना गया है जो आने वाले वक्त में दुनिया में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जोन दरअसल खुद एक आर्किटेक्ट होता है, इसीलिए उसे और उसके परिवार को चुना गया था ताकि जब सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाए वो एक बार फिर से नई कंस्ट्रक्शन में नई दुनिया बनाने में लोगों की मदद कर सके। दरअसल ग्रीनलैंड के लिए यानी कि शेल्टर के लिए उन्हीं लोगों को चुना गया था जिनकी आने वाले वक्त में जरूरत हो सकती है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर और वो सभी लोग जिनके अंदर दुनिया के निर्माण की कोई ना कोई कला है। अब यहाँ पर एक और आदमी को पता चल जाता है कि जोन को शेल्टर के लिए यानी कि ग्रीनलैंड के लिए चुना गया था और उसके पास एक रिस्ट बैंड है जो कि प्लेन में यानी कि ग्रीनलैंड में जाने का पास है। वो जोन से वो रिस्ट बैंड छीनना चाहता है। जोन के साथ ट्रक में जो लड़का होता है वो जोन की मदद करना चाहता है, लेकिन इसमें उसकी खुद की मृत्यु हो जाती है। जोन किसी तरह से यहाँ से निकल जाता है। वहीं जोन के बेटे को दिखाया जाता है जिसे वो आदमी जिसने जोन की पत्नी को लिफ्ट दी थी और उसके बेटे को अगवा कर लिया था, वो अपनी पत्नी के साथ जोन के बेटे को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है क्योंकि उसके पास वो रिस्ट बैंड है जिससे उन्हें प्लेन में बैठाया जा सकता है। वो वहां पर आर्मी ऑफिसर को कहता है कि ये देखो, मेरे बेटे के हाथ में रिस्ट बैंड है। भीड़ में धक्का मुक्की में हम दोनों का रिस्ट बैंड कहीं खो गया। आर्मी ऑफिसर को उन पर यकीन आ जाता है, लेकिन तभी जोन का बेटा कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता, ये मेरे माता पिता नहीं है। आर्मी ऑफिसर समझ जाता है और वो उनसे जोन के बेटे को ले लेता है। वहीं जोन की पत्नी भी उस जगह पहुंच जाती है जहां पर उसका बेटा है। उसे बताया जाता है कि उसके बेटे को इंसुलिन लगाई गई है, यानी कि वो डॉक्टर के पास है। वो अपने बेटे तक पहुंच जाती है और वहां पर जो डॉक्टर होती है उनसे कहती है कि मुझे कनाडा जाना है। डॉक्टर कहती है कि यहाँ से एक बस जाती है, तुम उसमें जा सकती हो। जोन की पत्नी अपने बेटे को लेकर बस से कनाडा यानी कि अपने पिता के घर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं जोन को दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी के पिता के घर पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर ना उसे अपनी पत्नी और ना ही अपना बेटा मिलता है, जिससे जोन बहुत परेशान हो जाता है। पर तभी उसे उसकी पत्नी का कॉल आता है। वो बताती है कि हम कनाडा यानी कि अपने पिता के घर पहुंचने वाले हैं। जोन गाड़ी लेकर अपनी पत्नी को लेने जाता है और अपनी पत्नी और बेटे को देखकर वो बहुत खुश होता है। जोन अब घर आने के बाद अपनी पत्नी को बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कोमेट यानी कि उल्का पिंड गिरने वाला है जिससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन आर्मी ने पहाड़ियों पर एक ऐसी जगह बनाई है जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है जो कि शेल्टर है, वहां पर हम बच सकते हैं। अब हमें गाड़ी से उस तरफ निकलना पड़ेगा। जोन की पत्नी अपने पिता से भी कहती है, लेकिन उसके पिता कहते हैं कि अब मेरे जाने का कोई फायदा नहीं है, मेरे सभी दोस्त यहीं पर हैं और मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें उन्हीं के साथ लेना चाहता हूँ। इसके बाद जोन, उसकी पत्नी और उसका बेटा गाड़ी से उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ रास्ते में दिखाया जाता है कि धरती पर कोमेट के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे होते हैं जिससे चारों तरफ तबाही मच रही होती है। जोन को किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट पर टाइम पर पहुंचना होगा, पर उसे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है और जो आखिरी प्लेन ग्रीनलैंड की तरफ निकलने वाला है वो रनवे पर आ जाता है। और इससे पहले कि वो टेक ऑफ करता, जोन अपनी गाड़ी को रनवे पर प्लेन के सामने ले आता है जिससे पायलट को बाहर निकल कर आना पड़ता है। पायलट उसे कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो। जोन कहता है कि मुझे और मेरे परिवार को प्लेन के अंदर जगह चाहिए और वो अपने रिस्ट बैंड भी उसे दिखाता है और बताता है कि हमें भी ग्रीनलैंड के लिए चुना गया है। पायलट इन तीनों को प्लेन में बिठा लेता है और जब प्लेन आसमान की गहराइयों में होता है, जब वो ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा होता है, तभी धरती पर सबसे बड़ा उल्का पिंड यानी कि सबसे बड़ा कोमेट गिरता है जिसकी वेव्स इतनी भयानक होती है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को जला रही होती है। हालांकि प्लेन आसमान में बहुत ऊंचाई पर होता है, फिर भी इन सबको एक जोरदार झटका लगता है जिससे इनके प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो क्रैश हो जाता है। पर किस्मत सबकी बहुत अच्छी होती है, किसी की भी जान इसमें नहीं जाती। ये सब के सब प्लेन से उतरते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर आर्मी का बेस है। दरअसल ये सब ग्रीनलैंड पहुंच चुके होते हैं। इन सबको पहाड़ों के अंदर जो बंकर्स बनाए गए होते हैं वहाँ ले जाया जाता है और इसके बाद बंकर को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। बहुत देर तक इन्हें बाहर से बहुत ही भयानक आवाजें आ रही होती है, पर कुछ ही देर के बाद पूरी तरह से सन्नाटा हो जाता है और ये सन्नाटा अगले 9 महीने तक रहता है। दरअसल इन्होंने बंकर के अंदर खाने पीने रहने की सारी चीजें पहले से रखी होती हैं। आर्मी ने यहाँ पर इतना राशन रखा होता है कि ये कई सालों तक यहाँ पर सरवाइव कर सकते हैं और 9 महीनों बाद इनका रेडियो सिग्नल एक बार फिर से एक्टिव हो जाता है और इन्हें समझ में आ जाता है कि बाहर का वातावरण जो पूरी तरह से जहरीला हो चुका था, जिसमें इंसान सांस नहीं ले सकता था, अब वो पहले की तरह दोबारा सामान्य होना शुरू हो गया है। ये बंकर का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि सिडनी, मेक्सिको, पेरिस, शिकागो, बड़े बड़े शहर पूरी तरह से धूल में मिल चुके हैं। लेकिन इस दुनिया में सिर्फ यही लोग नहीं होते जो बचे हुए हैं। दरअसल दुनिया में बड़े बड़े देशों ने अपने अपने लोगों के लिए बंकर्स बनाए होते हैं। इसका मतलब ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग बचे हुए हैं।
जिनसे ये रेडियो से संपर्क कर चुके होते हैं और अब इन बचे हुए लोगों को एक बार फिर से धरती को बचाना होगा, दोबारा से बनाना होगा। पर ये सब इतना आसान नहीं है। बाहर का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका है, चारों तरफ रेडिएशन है, बाहर जाने का मतलब है मौत। इसीलिए वो बंकर के दरवाजे को एक बार फिर से बंद कर देते हैं। 5 साल बीत चुके हैं और अब भी जोन अपने परिवार के साथ ग्रीनलैंड बंकर के अंदर ही है। पर जरूरत के सामान के लिए जोन कभी कभी खास सूट पहनकर बंकर के बाहर जाता है। वो रेडियो से लगातार बंकर के अंदर अपने लोगों से बात करता रहता है। इसके बाद वो समंदर के किनारे जाता है जहाँ पर कुछ लाइफ बोट्स हैं और आगे एक बहुत बड़ा शिप है। वो शिप के अंदर जाता है लेकिन उसे जरूरत की कोई चीज नहीं मिलती। जो लोग इस शिप के अंदर थे उनकी मृत्यु कई साल पहले हो चुकी है। वहाँ पर डायरी के अंदर उसे एक फूल दिखता है और आज 5 सालों के बाद उसने पहली बार एक असली फूल देखा है, क्योंकि विनाश के बाद धरती पर हर तरह के पेड़ पौधे फसलें सब कुछ खत्म हो चुका है। और तभी रेडियो से उसे बताया जाता है कि उसकी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिसकी तेज हवाओं में इतना रेडिएशन होगा कि उससे जोन अपनी जान बचा नहीं पाएगा। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो बंकर की तरफ भागता है। पीछे उसके तूफान है। तूफान उस तक पहुंचने ही वाला होता है, पर इससे पहले कि तूफान उसे अपनी चपेट में लेता वो बंकर के अंदर पहुंच जाता है। जिसके बाद बंकर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और अब वो अपनी वाइफ और बेटे के पास जाता है। वो अपनी वाइफ को वही फूल देता है जो उसे किताब के अंदर मिला था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आज 5 सालों के बाद पहली बार उसने फूल देखा है। उसका बेटा भी अब बड़ा हो चुका है। वो कहता है कि मैं भी बाहर की दुनिया को देखना चाहता हूँ, पर जोन साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि बाहर जाने का मतलब मौत है। और अब ये सब के सब मीटिंग करते हैं और तभी एक बहुत बड़ा भूकंप आता है, जिस भूकंप की वजह से पूरा बंकर टूट कर गिरने लगता है। इसीलिए अंदर जितने भी लोग हैं वो सब के सब भागना चाहते हैं। जोन अपनी वाइफ और बेटे के साथ मेन गेट तक पहुंचता है, जहां पर बहुत भीड़ होती है, पर उसे एक दूसरा रास्ता पता है जिससे वो अपने परिवार को लेकर बाहर आ जाता है। बाहर अब बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों के पास फिल्टर मास्क है और कुछ लोग बिना मास्क के बाहर आ चुके होते हैं। ये सब के सब समंदर के किनारे की तरफ भाग रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ सेफ्टी बोट्स हैं। जोन भी अपने परिवार के साथ वहाँ पर जाता है और देखता है कि अफरा तफरी में लोगों ने एक बोट को गिरा दिया है। साथ ही वो अपने दोस्त को देखता है, कुछ लोग मिलकर उसके मास्क को छीन रहे होते हैं। जोन अपनी वाइफ के साथ उनके पास जाता है और अपने दोस्त की जान बचाता है, पर इस अफरा तफरी में जोन का मास्क भी छीन लिया गया है और अब वो आखिरी बची बोट तक पहुंच जाता है। किसी तरह से वो सेफ्टी बोट के अंदर पहुंच जाता है। तभी आवाज आती है कि दरवाजा बंद करो वरना हम सब के सब मारे जाएंगे। जिसके बाद ये बोट के दरवाजे को बंद कर देते हैं। बाहर अब भी बहुत सारे लोग होते हैं जो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर रहने का मतलब मौत है। और तभी समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। लहरें बहुत ऊंची होती हैं और लहरें जल्दी किनारे तक पहुंच जाती हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब इन लहरों की वजह से मारे जाते हैं। साथ ही जोन और उसका परिवार जिस सेफ्टी बोट के अंदर है वो लगातार लहरों से टकरा रही होती है। पर इस सेफ्टी बोट को इसीलिए बनाया गया है ताकि इस तरह के वातावरण में, इन हालातों में इंसान की जान बच सके। जल्दी सेफ्टी बोट ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां पर पानी शांत है। तब वो राहत की सांस लेते हैं। पर जोन को अच्छी तरह से पता है कि अभी खतरा टला नहीं है। समंदर में कभी भी सुनामी आ जाती है। ये जल्द से जल्द लंदन पहुंचना चाहते हैं, जिसका रास्ता इन्हें नहीं पता। पूरा दिन इनकी सेफ्टी बोट समंदर पर चलती रहती है और तभी अचानक से इंजन खराब हो जाता है। इन्हें पता है कि अब ये सिर्फ हवाओं के सहारे ही आगे बढ़ सकते हैं। रात को जोन का बेटा आसमान की तरफ देखता है, जहाँ पर अब भी बहुत सारे कोमेट्स दिख रहे होते हैं जो धरती की कक्षा के आसपास ही हैं। इसका मतलब कि अब भी धरती पर कोमेट्स गिरते रहते हैं, यानी कि धरती पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। और अब 2 दिनों तक इसी तरह से सफर करने के बाद ये समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं। पर जब जोन ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि ये लंदन शहर है, जो कि अब पूरी तरह से पानी में समा चुका है। ये अपने खाने पीने की सप्लाई को ढूंढ रहे होते हैं। इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई बंकर जरूर होगा जो रहने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। जिस तरह से इनका बंकर था, यहाँ पर आर्मी भी होती है। और अब जोन की पत्नी आर्मी वालों के पास जाती है और कहती है कि मुझे और मेरे परिवार को अंदर आने दिया जाए। उसके पास पिछले बंकर का यानी कि ग्रीनलैंड का पास भी होता है, पर उसके हस्बैंड यानी कि जोन के और उसके बेटे के पास नहीं है। इसीलिए इन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो सब के सब अंदर जाना चाहते हैं। जोन का दोस्त चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने का हक है। लेकिन उसका जो बैज होता है वो कहीं गिर गया होता है। वो बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है, इसीलिए सोल्जर उसे गोली मार देता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और तभी यहाँ पर तूफान आ जाता है।
जोन अपने परिवार को लेकर भागता है। इनके सामने गाड़ी आती है जिससे ये लिफ्ट मांगते हैं। वो इन सबको अपनी गाड़ी में बैठाकर तूफान से दूर एक सुरक्षित जगह पर ले आता है और तभी जोन देखता है कि आसमान से बहुत सारे कोमेट्स इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। वो सबसे कहता है कि पेड़ों को टाइट पकड़ लो। सारे कोमेट्स इनके पास से गुजर जाते हैं, लेकिन एक कोमेट उस आदमी के पास गिरता है जिसने इन सबको लिफ्ट दी थी। उसकी मृत्यु हो जाती है। इनके साथ एक और लड़की है जो कि डॉक्टर है और अब ये सब के सब यही लंदन शहर में जोन की वाइफ की आंट का जो घर है वहां पहुंच जाते हैं। उसकी आंट अब भी जिंदा होती है। एयर फिल्ट्रेशन की वजह से उनका घर सुरक्षित है। यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। जोन की वाइफ की आंट इन सब को देखकर बहुत खुश हो जाती है और आज रात ये सब के सब बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। रात को जोन को खांसी हो रही होती है। तभी उसकी वाइफ उसके पास आती है। जोन बताता है कि मेरी बॉडी के अंदर रेडिएशन जा चुका है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इससे पहले कि मेरी मृत्यु हो मैं तुम्हें और अपने बेटे को जल्दी उस जगह लेकर जाऊंगा जहां पर सबसे पहले क्लार्क कोमेट टकराया था। दरअसल इनकी एक थ्योरी होती है कि जहां पर वो कोमेट सबसे पहले टकराया था उस जगह हरियाली होगी, वहां पर पीने का साफ पानी होगा जो कि जीने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अगली सुबह गाड़ी से ये सब के सब यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। आंट जोन को एक पिस्टल देती है ताकि रास्ते में अगर कोई खतरा उसके सामने आए तो वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा कर सके। पूरा दिन ये गाड़ी से आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनके सामने कोई परेशानी नहीं आती, पर जैसे ही रात होती है दो लुटेरे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इस हमले में इनके साथ जो डॉक्टर होती है उसकी मृत्यु हो जाती है। जोन अपनी गाड़ी से बाहर आता है और अपनी गन से गोली चलाकर एक लुटेरे को मार देता है, पर उसका साथी छुप जाता है और अब जोन को एहसास होता है कि उसकी गन में गोलियां खत्म हो चुकी हैं। जोन को कुछ समझ नहीं आता कि अब उसे क्या करना चाहिए, पर इससे पहले कि दूसरा लुटेरा उस पर गोली चलाता, जोन की वाइफ जोन के पीछे से आकर उस लुटेरे को गोली से मार देती है। दरअसल जिस लुटेरे को जोन ने मारा था उसने उस लुटेरे की गन उठा ली थी और अब ये डॉक्टर को दफनाकर यहाँ से आगे बढ़ चलते हैं। कई घंटों तक सुनसान सड़क पर गाड़ी चलाने के बाद ये एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पर पहले से बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। ये बाहर आकर देखते हैं और इनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वहां पर जमीन फट गई होती है जिस वजह से बीच में बहुत गहरी खाई है जिसे पार करने के लिए एक रस्सी लगी होती है। यहाँ पर और भी लोग होते हैं और अब जोन अपने परिवार के साथ उस रस्सी से इस खाई को पार करने की कोशिश करता है। तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं जिससे इन सब का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाता है, पर किसी तरह से उस पतली सी रस्सी के ब्रिज से ये उस गहरी और चौड़ी खाई के बीचों बीच आ जाते हैं। यहाँ से आगे दो सीढ़ियां होती हैं जिस पर रेंगते हुए इन्हें आगे बढ़ना होगा। ये बहुत ही खतरनाक है और अब कई सारे लोग उन सीढ़ियों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी जमीन हिलने लगती है। पीछे जो रस्सी होती है वो टूट जाती है जिसमें कई सारे लोग मारे जाते हैं और अब इन दो सीढ़ियों में से एक सीढ़ी गिर जाती है, पर उस पर जो एक आदमी होता है वो कूद कर इनकी सीढ़ी पर आ जाता है। जोन समझ जाता है कि उसका बेटा बैलेंस नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो अपने बेटे को पकड़ लेता है और अपने परिवार के साथ वो इस खाई को पार करने में कामयाब हो जाता है। जोन, उसकी वाइफ और उसके बेटे के अलावा कोई भी उस खाई को पार करने में कामयाब नहीं हुआ और अब ये सब के सब उस लोकेशन की तरफ बढ़ चलते हैं जहां पर सबसे पहला कोमेट गिरा था। ये देखते हैं कि आसपास की धरती जली हुई है, यानी कि ये उस पॉइंट के आसपास ही हैं। पर जैसा इन्होंने यहाँ पर सोचा था वैसा कुछ नहीं होता। तभी इनके सामने एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में राइफल होती है। जोन अपने यहाँ पर आने का कारण उसे बताता है, जिसके बाद वो आदमी इन तीनों को अपने घर ले आता है। इन्हें वो खाने के लिए खाना और पीने के लिए साफ पानी देता है। वो आदमी कहता है कि जिस जगह की तलाश में तुम यहाँ पर आए हो वो सच में मौजूद है, पर वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। उस जगह को क्रिएटर कहा जाता है। आसपास बहुत सारे समूह हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। जमीन के रास्ते उस जगह पहुँचना बहुत मुश्किल है। वो इन्हें मैप दिखाता है और कहता है कि मुझे वहाँ जाने का एक तरीका पता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपने साथ मेरी बेटी को ले जाना होगा। जिसके बाद वो उसे एक फोटो देता है, उसमें उसकी और एक दूसरे आदमी की फोटो होती है। वो जोन से कहता है कि जब तुम आगे बढ़ते हुए एक चेक पोस्ट तक पहुंच जाओगे तो वहां पर खड़े सोल्जर को ये फोटो दिखा देना, वो तुम्हें आगे जाने देगा। जोन उस आदमी का शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद वो उसकी बेटी के साथ अपने परिवार को लेकर यहाँ से गाड़ी से निकल जाता है। काफी देर ड्राइव करने के बाद ये एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। एक सोल्जर जोन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर जमीन में बारूदी सुरंगें हैं, तुम आगे नहीं जा सकते, आगे वोट चल रही है। अब उस आदमी की बेटी जो इनके साथ होती है वो फ्रेंच में उस सोल्जर से कहती है कि मेरे पिता कमांडर टोम के दोस्त हैं। दरअसल उसने जोन को जो फोटो दी थी उसमें वो कमांडर
कमांडर जोन के साथ होता है। कमांडर टॉम का नाम सुनकर वो सोल्जर कहता है कि आगे वॉर चल रही है, मैं तुम्हें खुद वहां तक ले जाऊंगा। कमांडर टॉम तुम्हें वहीं दूसरी तरफ मिलेंगे। और अब वो सोल्जर इन सबको वॉर जोन से होता हुआ आगे ले जाता है। यहाँ पर चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं। पूरी रात आगे बढ़ते हुए ये उस जगह को पार करने में कामयाब हो जाते हैं और एक मिलिट्री कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें कमांडर टॉम से मिलना है। पर वहां एक ऑफिसर बताता है कि एक रात पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है और अब तुम यहाँ से वापस लौट जाओ। पर जोन किसी भी कीमत पर क्रिएटर तक पहुंचना चाहता है जहाँ पर हरियाली है, पीने का साफ पानी है, शुद्ध हवा है। लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि वहां जाना बहुत ही खतरनाक है, मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। जोन उसे बताता है कि मैं बहुत लंबा सफर तय करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, मेरी बॉडी में रेडिएशन फैल चुका है। इससे पहले कि मैं इस दुनिया को अलविदा कहूँ, मैं अपने परिवार को सुरक्षित जगह यानी कि क्रेटर तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये सुनकर ऑफिसर उसे एक बस दिखाता है और कहता है कि तुम सब इस बस में बैठ जाओ, ये क्रिएटर की तरफ जा रही है। जोन अपने परिवार और उस लड़की के साथ बस में बैठ जाता है। कई घंटों तक बस चलती रहती है। जोन को विश्वास है कि जल्दी वो क्रिएटर तक पहुंच जाएगा जहां पर जिंदगी पहले जैसी है। तभी एक धमाका होता है। दो लुटेरे इनके बस के ऊपर हमला कर देते हैं। वो लोगों को मार रहे होते हैं और अब उनमें से एक लुटेरा बस के अंदर आता है और सबको बस से नीचे उतरने के लिए कहता है। जोन को पता है कि अगर ये बस उनके हाथ से निकल गई तो वो कभी क्रिएटर तक पहुंच नहीं पाएगा क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो उस लुटेरे के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर बाहर जो लोग होते हैं उनके अंदर हिम्मत आ जाती है। वो बाहर वाले लुटेरे के ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं और तभी अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज आती है। कुछ देर के बाद जोन बाहर आता है। अंदर वाला लुटेरा मारा गया पर एक गोली जोन को भी लगी है। वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। जोन अपनी वाइफ से कहता है कि जल्दी से क्रेटर की तरफ चलो। उसकी वाइफ गाड़ी को ड्राइव करती है। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां इनके मुताबिक वो क्रेटर है जहां पर पहली बार कोमेट गिरा था। और अब ये पैदल चलते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि सच में वहां पर एक बहुत बड़ी वैली है जहां पर हरियाली है, साफ पानी की झील है। ये सब एक सपने की तरह होता है। जोन खुश है कि अब उसका परिवार और इनके साथ जो लड़की है वो यहाँ पर अपनी जिंदगी को अच्छे से जी पाएंगे। पर वो आगे जा नहीं पाता, वहीं पर गिर जाता है। जोन की मृत्यु हो जाती है। पर मरने से पहले जोन ने अपने परिवार को